एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 21 जनवरी को एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। मेरा रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग के 10:30 में था। दोस्तों, अगर आपने भी आज के सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जीके के टोटल 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। इसके अलावा आपके जो दोनों पजल्स आए थे रीजनिंग में उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, और जो आपके डीआई पूछे गए थे मैथ्स में उसका भी रियल डेटा के साथ सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी कैंडिडेट ने आज के सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया है, आप अपना सेक्शन वाइज अटेम्प्ट जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि यह पता चल सके कि आज का सेकंड शिफ्ट का पेपर का लेवल काफ़ी हाई आया था या फिर सिर्फ मेरा ही एग्जाम यहाँ पर खराब गया है। इसके अलावा दोस्तों मैं जब जीके का 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दूंगा तो आपको कमेंट बॉक्स में अपने जीके के एग्जैक्ट मार्क्स यहाँ पर लिखने हैं कि आफ्टर नेगेटिव आपके जीके में टोटल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एंड मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में आपने टोटल कितने अटेम्प्ट किए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने किसी और शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा तब भी आप अपना शिफ्ट वाइज अटेम्प्ट यहाँ पर बता सकते हो। इन सारे शिफ्ट का एनालिसिस देखने के बाद मैं आज रात में एक कट ऑफ का वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें आपको सारे वैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताऊंगा जिससे कि आपका कट ऑफ इस बार डाउन जाने वाला है, और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ अलग अलग पोस्ट के लिए अलग कैटेगरी में रहेगा उसके रिगार्डिंग भी आपको 9 बजे रात तक वीडियो मिल जाएगी। सबसे पहले चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेकंड शिफ्ट में कंप्लीट पेपर रिव्यू में क्या क्या आया था। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको टोटल 25 जीके का सॉल्यूशन करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था ना जीके में, वो यह आया था कि इनमें से कौन एक जीर्ण रोग है, यानी कि इनमें से एक क्रॉनिकल डिजीज का नाम आपको बताना था। ऑप्शन में था कैंसर, टाइफाइड, इसके अलावा आपके और 2-3 बीमारी का नाम दिए गए थे। तो जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर वो आपका हो जाएगा टाइफाइड। जो टाइफाइड है ना वो आपका एक जीर्ण रोग है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में कौन सा मेटल रहता है। तो दोस्तों कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में रहता है मरकरी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि आईएमपीएस के थ्रू मैक्सिमम अमाउंट लिमिट क्या है किसी भी ट्रांजेक्शन का। तो दोस्तों आईएमपीएस के थ्रू जो मैक्सिमम अमाउंट हम ट्रांसफर कर सकते हैं वो है आपका 2 लाख का। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जो अर्थ है वो सन की ओर चक्कर लगाता है वो किस फॉर्म में लगाता है। तो अर्थ जो है दोस्तों वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्डर में अपना चक्कर लगाता है। इसके बाद दोस्तों एक और आपका पूछा गया था बीपीओ में पी का मतलब क्या होता है। दोस्तों बीपीओ का फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो यहां पर पी का मतलब क्या हो जाएगा, पी का मतलब हो जाएगा प्रोसेस। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए दोस्तों, फिर से रिपीट हुआ है आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का क्वेश्चन कि जब कोई व्यक्ति 60 साल का हो जाता है तो उसे पीएमकेवाई के तहत कितने रुपए का पेंशन दिया जाता है। तो यहां पर दोस्तों 60 साल कंप्लीट हो जाने पर उस व्यक्ति को प्रत्येक माह 3,000 रुपए का एश्योर्ड पेंशन प्रदान किया जाता है। फिर इसके बाद यह जो आपका क्वेश्चन है ना अटल इनोवेशन मिशन, यह भी आपका एनएचबी के एग्जाम में पूछा गया था। जो अटल इनोवेशन मिशन है इसे किसके तहत चालू किया गया था। तो यह चालू किया गया था दोस्तों नीति आयोग के तहत। फिर इसके बाद आया था दोस्तों कि इनमें से किसने फर्स्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट जारी किया है। दोस्तों यह जो रिपोर्ट है ना स्टेट ग्लोबल वाटर रिसोर्स, यह जारी किया गया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि WMO इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो सीएनजी है वो कौन कौन सा मटेरियल का इसमें बना होता है, यानी कि इनमें कौन सा मटेरियल कंसिस्ट करता है। तो आपके जो ऑप्शंस दिए गए थे उस ऑप्शन के अनुसार सीएनजी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मीथेन गैस। इसके बाद बताना था कि इनमें से कौन आपका प्राइमरी सेक्टर है, और ऑप्शंस में थे फिशिंग, एग्रीकल्चर, डेयरी, फॉरेस्ट्री या फिर इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। दोस्तों आपके प्राइमरी सेक्टर में फिशिंग, एग्रीकल्चर, डेयरी और फॉरेस्ट्री ये चारों के चारों आ जाते हैं। इसके बाद एक आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था कि लखनऊ पैक्ट कब साइन किया गया। यह साइन किया गया था दोस्तों 1916 में। फिर एक आया था कि बॉक्साइट का लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है। आपके ऑप्शन में था जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद कहा गया था कि जनवरी 2023 में इनमें से कौन से देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जनवरी 2023 में क्रोएशिया ने यूरो को अपना ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों कि बीसीसीआई ने हाल ही में अनाउंस किया है कि यहाँ पर अब वुमेन अंपायर को लाया जाएगा। तो यह जो वुमेन अंपायर है वो सबसे पहले किस मैच में आएगी।
राइट आंसर आपका हो जाता दोस्तों रणजी ट्रॉफी। इसके अलावा आपके विजय हजारे ट्रॉफी वगैरह ऑप्शंस में दिए गए थे। फिर दिया गया था दोस्तों कि पेंडुलम का सबसे पहले पेटेंट किसने करवाया था। दोस्तों पेंडुलम का पेटेंट सबसे पहले करवाया है गैलीलियो ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों इंडियाज फर्स्ट रॉक म्यूजियम। यह आपका IBPS PO के मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन। तो आपका जो इंडिया का फर्स्ट रॉक म्यूजियम है ना, यह खुला है दोस्तों आपके हैदराबाद में। एक क्वेश्चन आया था कि इंदस नदी का ट्रिब्यूटरी कौन सा होगा। दोस्तों इंदस नदी की सहायक नदी का नाम है ब्यास। इसके अलावा आपका लोहित वगैरह भी ऑप्शंस में दिया गया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि इनमें से कौन से राज्य में वन हॉर्न राइनोसोरस यानी कि एक सिंग वाले गेंडे पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है दोस्तों असम में। और असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, वह मेनली फेमस ही है वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हु ऑर्गेनाइज्ड खुदाई खिदमतगार इन 1929। दोस्तों 1929 में खुदाई खिदमतगार किसने स्थापित किया था। यह स्थापित किया था अब्दुल गफ्फार खान ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, इसमें बाबर ने किसे हराया था। दोस्तों 1526 ईस्वी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था और यहां पर बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर आया कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए। दोस्तों वर्तमान में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये लगातार 6ठी बार इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फिर दोस्तों एक देखिए, हाल ही में वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक के लिए एक क्रूज लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस क्रूज का नाम पूछा गया था, तो इसका नाम है दोस्तों गंगा विलास। इसके अलावा पूछा गया था कि फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या होता है, या फिर हर्ट्ज जो है वो किसका SI यूनिट है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हर्ट्ज आपका फ्रीक्वेंसी का राइट यूनिट हो गया। इसके अलावा PM KK वाइट 60 ईयर्स वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको करवा रखा है। फिर एक पूछा गया था कि पहला जो कॉटन टेक्सटाइल मिल है ना, और ईयर भी दे दिया गया था 1854। तो यह जो आपका मिल है वो कहाँ में स्थापित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बॉम्बे में। इसका जो पहला टेक्सटाइल मिल है 1854 में, वो बॉम्बे में स्थापित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों जो 25वां क्वेश्चन पूछा गया था ना, वहां पर यह था कि इनमें से कौन सा एक पुस्तक सूरदास के द्वारा लिखी गई है। अब मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिखा था, मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर बीजक लगा के आया है, जो कि गलत है। आप एक बार कमेंट करके बता देना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। एक्चुअली में मुझे ऑप्शंस याद नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आज मेरा पेपर कुछ खास नहीं गया है। अगर मैं जीके की बात करूँ तो जीके में मेरे टोटल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आफ्टर नेगेटिव, जबकि मैं अभी तक के जितने भी पेपर हो रखे थे 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक, उसका मॉक टेस्ट देता था तो 15+ हमेशा से मेरे जीके में क्वेश्चन सही होते आ रहे थे। और ओवरऑल अटेम्प्ट भी मेरे जो एक्यूरेसी के साथ में 70 से लेकर 75 के बीच में मार्क्स आते थे। लेकिन आज का अटेम्प्ट बहुत ही कम रहा है। जीके का अटेम्प्ट मैंने आपको बता दिया, यह अटेम्प्ट नहीं, मैंने अटेम्प्ट लगभग 20+ क्वेश्चंस किया था, लेकिन निगेटिव के बाद मेरे टोटल 10 नंबर आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपके इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग में क्या क्या पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले आप एक बार कमेंट करके बता दो कि यहाँ पर टोटल 25 जीके मिलाने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिए थे। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपना अगला टॉपिक, वो है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैंने टोटल 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया है। इंग्लिश का लेवल मुझे आसान लगा इसका। सबसे पहले तो 3 क्वेश्चंस आपके पारा जंबल से थे, यानी कि ABCD इस प्रकार का जो अरेंजमेंट आता है ना, इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। और टेक्स्ट बुक में जो मेमोरी बेस्ड मॉक दिया गया है ना, उससे इजी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पारा जंबल के देखने को मिले हैं। फिर इसके बाद आपके 4 क्वेश्चन फिलर वाले आए थे, और ये चारों के चारों ही बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन थे। अगर मुझे टाइम मिला होता तो मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन लिख कर ले आता। इसके अलावा दोस्तों आपको मिस स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना था। तो इसमें जो आपको वर्ड दिए गए थे ना, उसमें से एक आपका प्रोफेशनल का वर्ड गलत दिया गया था। सेकंड वाले क्वेश्चंस में आपके मॉन्यूमेंट का स्पेलिंग गलत दिया गया था, और एक यहाँ पर शायद प्रूडेंट था, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट यहाँ पर याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से प्रूडेंट एक आपका वर्ड दिया गया था, इसका भी स्पेलिंग यहाँ पर गलत दिया गया था। तो इस प्रकार के आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे स्पेलिंग मिस्टेक वाले। फिर एक आपका 8 से 10 क्वेश्चन का पैसेज आया था। अब आपका जो पैसेज है ना, वो मेनली बेस्ड था ट्रीज, फॉरेस्ट एंड डेंस से रिलेटेड। पैसेज का थीम क्या था वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक डेंस फॉरेस्ट था जहाँ पर एक छोटा सा पेड़ था, वो हमेशा से इस बात को लेकर रोते रहता था कि उसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है, जबकि बाकी सारे पेड़ों की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। वे लोग खुले हवा में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक वुड कटर आता है वो और सारे लंबे पेड़ों को काट कर लेकर चला जाता है। एंड आफ्टर 1 ईयर फिर से एक और वुड कटर आता है और वो डेंस फॉरेस्ट यानी कि जो छोटा पेड़ था ना, उसे भी काट कर ले जाता है क्रिसमस में सजाने के लिए। इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो उसमें से आपका एक
सेलो का एंटोनिम पूछा गया था। दोस्तों सेलो का एंटोनिम हो जाएगा आपका डेंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके ऑप्शंस के अनुसार डेंस दिया गया था। तो ये था आपका पैसेज का 8 से 10 क्वेश्चन। इसके अलावा लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके सेंटेंस एरर के पूछे गए थे। तो ओवरऑल आपके इंग्लिश का पेपर का लेवल बहुत ईजी रहा है एज कंपेयर टू रीजनिंग एंड जीके। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखिए आपका लेवल सबसे पहले क्या रहा था। हाल ही में मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस दिया है और एसबीआई क्लर्क मेंस में सिलॉग्स के जो क्वेश्चंस आए थे ना, उससे 10 to 20% लेवल कम देखने को मिला होगा यहाँ पर, लेकिन जो आपका क्वेश्चन था ना वो काफ़ी लेंदी दिया गया था। अब एसबीआई क्लर्क मेंस का लेवल आप समझ ही सकते हो। अगर उसी लेवल के क्वेश्चन आपको प्री में भी देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार का दिए गए थे कि 3 लोग आपस में कनेक्टेड हैं और ओनली फ्यू तीनों में यूज किया गया है। अब क्वेश्चन में दिया गया था कि जो पहला वाला टर्म है ना वो दूसरे के टर्म से रिलेटेड होगा कि नहीं, इस प्रकार के आपके सिलॉग्स के क्वेश्चन दिए गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि आपने तीनों क्वेश्चन बनाए हैं या फिर नहीं बनाए हैं। इसके अलावा एक आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया था 3 क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, लेकिन इसमें जो आपका डायरेक्शन का अरेंजमेंट करना था ना वो थोड़ा सा यहाँ पर मॉडरेट लेवल दिया गया था, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था अरेंज करने में। इसके अलावा दोस्तों एक आपका वर्ड से रिलेटेड था कि इनमें से कौन सा एक वर्ड का पेयर है जो अलग है। अब आपका पेयर किस प्रकार से फॉर्म हो रहा था वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जैसे देखो एच के बाद एक गैप करके आपका ए जे हो गया और फिर जे का एक गैप करके एल हो गया। उसी प्रकार से देखिए एन के बाद ओ का गैप करके पी और पी के बाद क्यू का गैप करके आर हो रहा है। तो इसी प्रकार से आपके 4 वर्ड दिए गए थे, एक 5वां जो वर्ड था ना वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। इसके अलावा फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग होती है ना, इसमें आपके डिजिट्स दिए गए थे, अल्फाबेट्स का इस बार नहीं पूछा गया था। इसके अलावा एक आपके मीनिंगफुल वर्ड बनाने थे, जैसे रहता है कि पहला, तीसरा, 5वां और 8वां वर्ड निकालकर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, तो वैसा एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों एक आपका आया था पजल्स में मंडे से संडे तक अरेंज करना था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे था। अगर मैं इसमें अरेंजमेंट की बात करूं तो सबसे पहले एम आ रहा था, फिर जे, फिर ओ, फिर के, एन, पी और सबसे लास्ट में एल आ रहा था। तो ये था आपका वीक का अरेंजमेंट। इसके बाद एक आपका 8 स्टैक अरेंजमेंट था, ऊपर से स्टार्ट हो रहा था 8, 7, 6 करके। और इसमें दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट दिया गया था ना कि पी के नीचे कम से कम 2 लोग होने चाहिए और क्यू के ऊपर भी कम से कम 2 लोग होने चाहिए। अब मेरी बात 3-4 कैंडिडेट से हुई सेंटर पर, उन सभी ने कहा है कि स्टैक वाला पजल्स उनसे नहीं बन पाया। मैंने खुद इस पजल्स को बनाने के लिए लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम दिया और मुझसे भी यह पजल सॉल्व नहीं हो पाया। एक्चुअली में पजल्स का लेवल बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं था, लेकिन लास्ट के मोमेंट पर सभी लोग इस पजल को सॉल्व कर रहे थे जब उनके पास 2 मिनट 2.5 मिनट बचा हुआ था। और यह पजल्स कभी भी जल्दीबाजी में सॉल्व नहीं हो पाता। इतना लेंदी टाइप का वर्ड यूज किया गया था ना वहाँ पर कि उसे आपको अच्छे से पहले लिखना होता, लिखने के बाद समझना होता और फिर आप उसे अरेंज कर पाते, लेकिन इतना टाइम लास्ट में बचता नहीं है। तो जिन लोगों ने लास्ट में इस पजल्स को छोड़कर अगर आपने मिसलेनियस के 2 क्वेश्चन बना लिए होंगे तो आपके 2 अटेम्प्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गए होंगे। अदरवाइज आपने पजल्स में अगर अपना टाइम गवा दिया होगा तो आपके टाइम भी चले गए और क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाया था। इसके अलावा दोस्तों आपका एक कोडिंग डिकोडिंग का 5 क्वेश्चन आया था और इसका भी लेवल दोस्तों कोई आसान नहीं पूछा गया था। एसबीआई क्लर्क के प्री लेवल तक आप इसे कंपेयर करके देख सकते हो। रीजनिंग में मेरे टोटल अटेम्प्ट 18 रहे हैं, 2 मिसलेनियस मैंने छोड़ा, एक फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला और एक मीनिंगफुल वर्ड वाला, क्योंकि हमेशा से मेरे गलत हो जाते हैं, और एक मेरा पजल स्टैक वाला नहीं बन पाया। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले तो दोस्तों क्वांट का लेवल भी काफ़ी लेंदी आया यहाँ पर है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग आया है। क्वांट में जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया टाइम देकर। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लास्ट में मेरा जो ऑप्शन बचा था ना, x² = 5.76। अब जब मैंने ऑप्शंस को देखा तो सारे के सारे ऑप्शंस इस प्रकार से फ्रैक्शन में दिए गए थे। अब आप बताओ कि पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पर आपके ऑलरेडी आपके सॉल्व करने के बाद लास्ट वाला स्टेप ऐसा आ रहा था। अब यहाँ से x का वैल्यू आप निकालते 576 वाला 100 करके, यानी कि 26/10। फिर इसका यहाँ पर आपको क्या निकालना होता, फ्रैक्शन निकालना होता। तो काफ़ी टाइम लग जा रहा था अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन तो मैंने सीधे सीधे छोड़ दिया क्योंकि इसका लेवल काफ़ी हाई था। बाकी के 3 क्वेश्चन भी बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था। इसके अलावा दोस्तों आपकी एक आया था डीआई में एक्चुअली में कार सेलिंग वाला था, जिसमें आपके 2 तरह के हैं थे, ए और बी, और इसमें कुछ कार सेल हो रहे थे, स्विफ्ट, इटियाज, कार्लो वगैरह। 2021 ईयर का पूछा गया था और लगभग 6 क्वेश्चन इसमें से आए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके इजी लेवल के थे। बाकी के जो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो टाइम कंज्यूमिंग था। इसमें से भी एक क्वेश्चन स्किप करने लायक था। क्वेश्चन में ऐसा दिया गया था ना कि 2 कारों को सेल करने के बाद प्रॉफिट इतना हो रहा है, अगर एक कार का प्रॉफिट इतना है तो सेकंड कार का प्रॉफिट क्या होगा।
तो पहले आपको रेट निकालना होता कि किस रेट से दोनों कार सेल हो रहे हैं, फिर यह पता करना होता कि उसमें से आपका कॉस्ट प्राइस क्या लगा, फिर उसका प्रॉफिट क्या होगा। तो इतना ज़्यादा सॉल्व करने के बाद आपको लगभग 1.5 मिनट का टाइम लग जाता एक क्वेश्चन सॉल्व करने में डीआई का। तो मैंने उस क्वेश्चन को स्किप किया था, लगभग 4 या 5 क्वेश्चन बनाए, एक क्वेश्चन इसमें छोड़ दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों एक आपका कैसलेट डीआई आया था। कैसलेट डीआई में दिया गया था ना कि एक स्कूल में प्यून, टीचर और क्लर्क की सैलरी एक्स है। अब यहाँ पर यह दिया गया था दोस्तों कि प्यून की जो सैलरी है ना वो 7680 रुपये है, ये दे दिया गया था। और बाकी टीचर और क्लर्क के लिए आपको कुछ कंडीशन दिए गए थे, उस कंडीशन से फाइंड करना था। अगर आप कंडीशन को इंप्लीमेंट करते तो आपका वैल्यू आता 49x/100। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना था, एक्स की जगह 48,000 को यूज करना था। तो अगर आप यहाँ से यूज करते तो आपका जो टीचर है ना इसका सैलरी आ जाता 23,520। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया था कि टीचर का सैलरी बताइए, यह आपका पहला क्वेश्चन था। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ पूछा गया था क्लर्क से रिलेटेड, लेकिन उसे सॉल्व करने का टाइम नहीं रहा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा था दोस्तों कि अगर प्यून का सैलरी जो है उसमें से 485 कम कर दें, फिर उसके बाद आप नया वैल्यू फाइंड करोगे, तब आपको क्लर्क का सैलरी निकालना था। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था कैसलेट डीआई में एक। तो यहाँ पर मैंने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, अटेम्प्ट करना चाहो तो छोड़ो, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डेटा क्या क्या आया था, तो आपका प्यून का दिया गया था 7680, टीचर का दिया गया था 23,520 और क्लर्क का वैल्यू यहाँ पर आ रहा था 16,800 रुपये। इसके अलावा 49x/100 था और x की जगह आपको यहाँ पर 48,000 को यूज करना था। एक्चुअली में यहाँ पर 48,000 यूज नहीं करना था, 48,000 टोटल यहाँ पर सैलरी आ रहा था प्यून, टीचर और क्लर्क का। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड वाला कैसलेट डीआई। इसके अलावा मैंने एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि सबसे लास्ट में था 25 नंबर। उसमें यह दिया गया था कि किसी ऑब्जेक्ट का मार्केट प्राइस है वो 30% कर दिया जाता है और इसे जब सेल किया जाता है तो 20% का प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका कुछ सेलिंग प्राइस दिया गया था, मैं एक एग्जाम्पल के लिए 1500 लिख देता हूँ, लेकिन इतना सिंपल नहीं था, 1682 या फिर 1685 ऐसे करके कुछ दिया गया था। यहाँ पर काट करने के बाद आपका 165 बार में डिवाइड होकर आ रहा था, इतना मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको बताना था कि एसपी और सीपी के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो एसपी तो आपका ऑलरेडी दिया गया था। अब इसी एसपी में से आप पहले क्या करते, मार्केट प्राइस निकालते, मार्केट प्राइस निकालने के बाद उसका फिर कॉस्ट प्राइस निकालते और फिर दोनों को माइनस करके इसका वैल्यू फाइंड करते। तो अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन जो मुझे अभी तक मैंने देखे थे उसका लेवल काफी टफ लगा है, काफी लेंदी लगा है। तो ये था दोस्तों आपका ओवरऑल आज का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। अब आप सभी लोग पूरे एनालिसिस को देखने के बाद कमेंट करके बताइए कि आपको आज का पेपर कैसा लगा, सेक्शन वाइज आपके अटेम्प्ट कितने रहे हैं, और अगर आपने किसी और शिफ्ट में भी एग्जाम दिया है तब भी अपना अटेम्प्ट जरूर बताएं ताकि कट ऑफ वीडियो बनाने में सहूलियत हो। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। रात में फिर से आप सबके साथ मैं मिलूंगा कट ऑफ वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। आपको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।